Hello, ma'am. Hi, Dr. Mandeep. How are you? I'm good. How are you, ma'am? I'm Okay. fine. I'm fine. Hello, viewers. Yeah. So, let me introduce Dr. Rashmi Sharma. She is founder and director of Origin IVF Fertility, and she has been practicing as leading obstetrician and gynecologist in fertility and IVF specialist for since 1998. So, I welcome you, ma'am. Thank you so much, Dr. Mandeep. Thank you for inviting me and for giving me this wonderful, wonderful opportunity. Thank you. So, ma'am, we have a lot of questions for you, Yes. Yes. and mainly these are from the patients which we deal daily. They have their own grievances, and at times they are very scared of IVF. It's a taboo, kind of social taboo in India. Yes. So should I go on with the questions, ma'am? Yes. 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 Sure. Yes. Okay. So, the first question is, what is IVF? Okay. So IVF is in vitro fertilization. ये इसकी full form है. In vitro fertilization. इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन. तो अगर हम इसे साधारण भाषा में समझें तो जब हम अंडाणु मतलब एग और शुक्राणु मतलब स्पर्म का निषेचन या फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर करके बेबी बनाते हैं तो हम उसे आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है. इसके लिए आपको पहले एक नॉर्मल प्रेगनेंसी समझनी होगी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है. नॉर्मल प्रेगनेंसी में हर महीने हर लेडी का एक अंडा बनता है जो नली में आता है और शुक्राणु हस्बैंड के ट्यूब में जाते हैं और वहां पे बच्चा एग और स्पर्म मिलकर एक बच्चा बनता है जिसे हम एम्ब्रायो कहते हैं. तो अगर किसी लेडी की नलियां बंद हो या किसी भी वजह से एग और स्पर्म ना मिल पा रहे हो तो उन एग्स और स्पर्म्स को हम बाहर मिला के बच्चा बना सकते हैं. ये एक साइंस का चमत्कार है. इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन जो thanks to the efforts of scientists and lots of people's hard work 1978 में ये चमत्कार हुआ जिसको कोई सोच नहीं सकता था कि हम बच्चा बाहर भी बना सकते हैं, हम लैब में बच्चा क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. बट लुइस ब्राउन पैदा हुआ और लुइस ब्राउन का बच्चा भी पैदा हो गया. ओके. तो ये साइंस का चमत्कार है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है. मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईवीएफ में कितना टाइम लगता है? तो आईवीएफ अगर मोटा मोटा में बात करूं तो लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं. इसमें नॉर्मली पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से इलाज शुरू होता है. हम पेशेंट को सेकेंड या थर्ड डे पीरियड्स के बुलाते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, लगभग 10 दिन के करीब उसको इंजेक्शन लगते हैं, लगभग 12वें दिन उन एग्स को निकाल लिया जाता है अल्ट्रासाउंड की सहायता से और उसी दिन उसके हस्बैंड के शुक्राणु लेके बच्चा बना के तीसरे या चौथे दिन डाल दिया जाता है. ठीक है. तो इन जनरल 15 से 20 दिन, लेकिन ये बहुत ही जेनेरिक वे है. हर पेशेंट की हिस्ट्री फर्क हो सकती है, हर पेशेंट का केस फर्क हो सकता है. तो पेशेंट वेरी भी करता है. कई बार होता है हमें उसी साइकिल में एम्ब्रायो नहीं डालना, मान लिया फ्रोजन ट्रांसफर करना है तो उस केस में फिर आपके 1-2 महीने लग सकते हैं. राइट. पर मोटा मोटा 15 दिन. ठीक है. मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि मुझे आईवीएफ की जरूरत है? सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. हम लोग हमेशा मतलब जब भी कभी ये लगे कि भाई आईवीएफ की नौबत आ गई है तो आप कैसे डिसाइड करो. 2 तरह के इंडिकेशन है आईवीएफ के. ठीक है. एक तो होता है एब्सोल्यूट इंडिकेशन. ठीक. जिसका मतलब कि उस केस में सिवाय आईवीएफ के कोई चारा ही नहीं है. देयर इज नो अदर ट्रीटमेंट पॉसिबल इन दैट केस. तो वो तो है एब्सोल्यूट. चाहे वो कोई 20-25 साल की उम्र पे भी है पर हमें पता है कि भाई इसका तो आईवीएफ ही होगा, कोई और तरीका है ही नहीं. ठीक. और दूसरे इंडिकेशन होते हैं रिलेटिव इंडिकेशन. रिलेटिव माने कि हम कुछ और ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं पर अगर वो फेल हो गए तो शायद हमें आईवीएफ करना पड़ेगा. ओके. तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या होते हैं. मान लिया नलियां फैलोपियन ट्यूब दोनों बंद है. ठीक है. तो पता है कि बच्चा तो नहीं बन सकता, एग और स्पर्म अपने आप तो मिल ही नहीं सकते. इसका मतलब आपको 100% आईवीएफ ही कराना पड़ेगा. मान लिया किसी के हस्बैंड के शुक्राणु 0 है. ठीक है. शुक्राणु है ही नहीं,
नॉर्मल, तो फिर कैसे होगा बच्चा नेचुरल? तो उस केस में हमें पेशेंट में से शुक्राणु निकाल लेंगे। जब हम टेस्टिंग से शुक्राणु निकाल रहे हैं तो मतलब हमें बाहरी बच्चा बनाना होगा, मतलब 100% आपको आईवीएफ की जरूरत है। सिमिलरली किसी पेशेंट के हस्बैंड के शुक्राणु बहुत ही कम है, बहुत ही लो है ही नहीं, या बहुत ही कम है, 1-2 मिलियन, तो उस केस में भी साधारण तरीके से प्रेगनेंसी संभव नहीं हो पाती। तो उस केस में भी हमें पता है कि इस पेशेंट को आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। कोई और पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें अंडे है ही नहीं, खत्म है, एग्स खत्म है, ठीक है, चाहे वो एज की वजह से खत्म है, 45 साल 47 साल की एज है, या वैसे ही खत्म है किसी बीमारी से, तो पता है अंडे है ही नहीं, तो हमें डोनर अंडा लेके बच्चा कराना होगा। डोनर अंडा लेने का मतलब बाकी बाहर बच्चा बनाना होगा। तो ये तो है एब्सोल्यूट इंडिकेशन। इसके अलावा होते हैं रिलेटिव मतलब बहुत सारे इनफर्टिलिटी आपकी चल रही है, जिसमें पीसीओडी है, एक चूपन है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और आप बाकी इलाज करा चुके हैं, 2-3 साल खर्च हो चुके हैं, देन इसका मतलब आपको आईवीएफ के लिए प्रोसीड करना है, बिकॉज आईवीएफ इज द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। ठीक है, ऐसे आप डिसाइड करेंगे। और वैसे तो देखिए, ये डिसीजन पेशेंट का नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन डॉक्टर का होना चाहिए। आपको किसी अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की राय लेनी चाहिए, एंड लेट योर डॉक्टर डिसाइड। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो यू कैन ऑलवेज टेक सेकंड ओपिनियन, आप 2-3 डॉक्टर्स की राय ले सकते हैं। और आजकल तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बताती हूँ कि गूगल में इतना ज्ञान है, आजकल ज्ञान किताबों में बंद नहीं है, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल की लाइब्रेरी में जाके ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं, गूगल पे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो आई ऑलवेज एनकरेज माई पेशेंट्स टू गो टू गूगल, सी द वीडियोस, सी फॉर देमसेल्व्स, मैंने ट्यूब ब्लॉक है तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो उससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है, उनको समझ आता है कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ओके, ठीक है मैम, वेरी वेल मैम। इज आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेम? यस, हम साइंस की लैंग्वेज में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, पर आधे से ज्यादा लोगों को इन विट्रो नहीं पता होगा और आधे से ज्यादा लोगों को फर्टिलाइजेशन का मतलब पता नहीं होगा, ठीक है। तो जो पहले जब रॉबर्ट एडवर्ड्स, जिनको नोबेल प्राइज मिला आईवीएफ बेबी क्रिएट करने के लिए, जब पहले उन्होंने अंडे और शुक्राणु को मिला के बच्चा बनाया, वो एक टेस्ट ट्यूब में बनाया, तो उसको इस तरीके से प्रमोट किया गया कि हमने टेस्ट ट्यूब में बेबी क्रिएट किया है, तो उसका नाम पड़ गया टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये दोनों चीजें सेम है। अब हम टेस्ट ट्यूब बनाते हैं, अब हम डिशेस में बनाते हैं, छोटी छोटी प्लेट्स जैसी होती हैं जिसमें हम एगोस्पर्म को मिला के साथ में रखते हैं, अब हम टेस्ट ट्यूब नहीं यूज करते, बट नाम इसका अभी भी लेमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है, क्योंकि वो एक तरह से टेस्ट ट्यूब में बच्चा बनाया गया है आर्टिफिशियली। राइट, ठीक है। आईवीएफ कितना सक्सेसफुल है मैम? ये एक बहुत ही वेग क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आईवीएफ की सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी पेशेंट की उम्र पे, पहली बात। दूसरी बात, पेशेंट की केस हिस्ट्री पे। ओके, तो हर पेशेंट की सक्सेस रेट उस पेशेंट के लिए फर्क होगी। अब जैसे अगर मैं किसी 25 साल की लेडी की करूं जिसकी दोनों नलियां बंद है, ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक है, सक्सेस रेट 60-70% है, राइट। लेकिन अगर मैं 42 साल की लेडी की बात करूं तो शायद 10% भी नहीं है। ओके, सो कभी भी हमें, जब भी पेशेंट्स को ये डिसाइड करना है कि हम आईवीएफ करें या ना करें, हमें ये नहीं देखना कि सक्सेस रेट, नो, हमें ये देखना है कि क्या आईवीएफ ही मेरे लिए सही इलाज है, क्या हमारा डिसीजन करने का सही है या नहीं। क्योंकि कोई भी पेशेंट परसेंटेजेस में प्रेग्नेंट नहीं होता, प्रेगनेंसी या तो 100% होती है या 0% होती है। कभी हमने ये तो नहीं सुना था कि वो लेडी 50% प्रेग्नेंट है, नो, या तो चांस 0 है, या तो 80 होगा, या तो 100% सक्सेसफुल होगा क्योंकि प्रेगनेंसी होगी, इनके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर वो चांस चाहे आपका 10% हो, चाहे वो आपका 90% हो, आपको तो चांस लेना है। दैट इज द वे टू डिसाइड, नॉट बी डिसाइड। हम इस डर की वजह से, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, मैडम इसमें तो गारंटी तो है नहीं, इसमें भी तो मान लिया 40% ही सक्सेस रेट है, फिर आप क्या करें। पर सच, अगर साधारण तरीके से चांसेस 0 हैं और कोई अगर आपको ये कह रहा है, कोई भी इलाज, बाबा, मंदिर, जो भी, वो ये कह रहा है कि 1% इलाज है, कि 1% चांस है कि बच्चा हो जाएगा, तो आप वो 1% चांस भी लोगे या नहीं लोगे। ओके, सो या दिस इज हाउ वी हैव टू डिसाइड।
ठीक है. How many times can I try for IVF? Okay, so this is also an important question, right? IVF के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते. ओके, एक इसको लेके बड़ा मिथ है सोसाइटी में, बड़ा ही भ्रम फैले हुए हैं. एक आईवीएफ को इतना बड़ा हवा समझते हैं. बिलीव मी डॉक्टर अमनदीप, ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको 10 साल पहले बता दिया गया था और एब्सोल्यूट इंडिकेशन था कि आईवीएफ ही होना है, लेकिन आईवीएफ का इतना हवा कि वो मतलब उन्होंने इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, उनकी उम्र निकल जाती है. ठीक है, तो आईवीएफ बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, सेफ ट्रीटमेंट है. इसमें किसी भी दिन आपको एक दिन भी रात में अस्पताल में भर्ती नहीं होना, आपका कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई दर्द नहीं है. ओके, कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है. तो आईवीएफ कितनी भी बार किया जा सकता है. ठीक है, आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है उस पर डिपेंड है, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, क्योंकि आईवीएफ थोड़ा महंगा है. अभी आईवीएफ के साथ सिर्फ एक ही परेशानी है, वो है कि ये इलाज थोड़ा सा महंगा है. ठीक है, पर आईवीएफ आप करने को 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार कितनी भी बार कर सकते हैं. लेकिन यस, इतनी बार करके नहीं जाना पड़ता. अगर सपोज 1 2 3 बार में प्रेगनेंसी नहीं हुई तो समझ आता है कि हमें किसी और ट्रीटमेंट की तरफ प्रोग्रेस करना है. कहीं हमें डोनर एग की जरूरत तो नहीं है, कहीं मतलब सरोगेसी की जरूरत तो नहीं है. बट यस, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ आईवीएफ दैट कैन बी डन. Yes, ma'am. So, ma'am, next question is like, is IVF procedure painful? Not at all. Okay, not at all. पूरी इनफर्टिलिटी में कहीं दर्द नहीं है. आईवीएफ में सिर्फ 10 से 12 दिन के इंजेक्शन लगते हैं. वो इंजेक्शन भी इतने आसान होते हैं कि इंसुलिन की तरह होते हैं, जो हम पेशेंट के ही हाथ में दे देते हैं या पेशेंट हस्बैंड को बोल देते हैं कि वही लगा दे. अगर आप इंजेक्शन के पेन को तो मानो, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. बाकी आपको एग निकाले जाने हैं, वो बेहोश करके निकाले जाने हैं. जो बच्चा डाला जाना है उसमें कोई दर्द नहीं है. तो देयर इज जीरो पेन, देयर इज जीरो पेन एंड देयर इज जीरो रोल ऑफ बेड रेस्ट. एक और जो भ्रम लोगों में होता है, कितना बेड रेस्ट करना पड़ेगा, जीरो नहीं. ठीक है. What are the success rate of multiple pregnancy in IVF? What are the chances of multiple pregnancy, है ना, आप ये पूछना चाहते हैं. या सो आईवीएफ में क्या हो रहा है कि हमने एग्स बनाए लेडी के, शुक्राणु लिए हस्बैंड की, बच्चा बाहर बना लिया. अब बच्चे हमारे पास रखे हुए तश्तरी में लगे हुए सजे हुए, ठीक है. हमें डिसाइड करना है कितने डालें, हमें और पेशेंट को मिलके. ओके, वो एक एम्ब्रियो डालेंगे तो 1 प्रेगनेंसी हो जाएगी, 2 एम्ब्रियो डालेंगे तो 2 प्रेगनेंसी हो सकती है, 3 एम्ब्रियो डालेंगे तो 3 प्रेगनेंसी हो सकती है. तो मल्टीपल प्रेगनेंसी इस बात पे निर्भर करेगी कि एम्ब्रियो कितने डाले गए. ओके, तो अगर किसी का तो आइडियली आज की डेट में 2 से ज्यादा एम्ब्रियो नहीं डालने चाहिए. 2 अगर डाले तो ट्विंस हो जाते हैं. और कभी कभी मान लीजिए किसी के बहुत पहले फेलियर है, कुछ है, तो 3 एम्ब्रियो भी हम डाल सकते हैं. और कभी कभी मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्विंस चाहिए ही नहीं, या उनकी कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऐसी है कि 1 से ज्यादा प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, तो आप सिंगल एम्ब्रियो भी डाल सकते हैं. राइट, तो यस, आईवीएफ में ट्विंस चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हम नंबर ऑफ एम्ब्रियोस ज्यादा डाल रहे हैं. लेकिन ये सब चीज कंट्रोल्ड है, आपके हाथ में. ऐसा नहीं है कि कंट्रोल्ड नहीं है. ये सब डिसीजन डॉक्टर के साथ दिए जा सकते हैं. राइट. अच्छा मैम, नेक्स्ट है कि आई हैव एज़ोस्पर्मिया, तो कैन आई हैव अ बेबी? ऑफ कोर्स. सो एज़ोस्पर्मिया, या जिसे कहते हैं नील स्पर्म्स, इस पे हमारा चैनल है एक, ओरिजिन आईवीएफ का, ORIGYN, ओरिजिन आईवीएफ का यूट्यूब चैनल है. उस पे हम लोगों ने पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है. ठीक है, बट आप चाहें तो उस पे जाके एक बार देख सकते हैं. बट मोटा मोटा बता देते हैं. जीरो स्पर्म की 2 वजह हो सकती है. हो सकता है कि जो टेस्टिस है या कॉर्डल है जिसे हम बोलते हैं, उसमें स्पर्म बन ही ना रहे हो. और दूसरी वजह हो सकती है कि बन तो रहे हैं स्पर्म बॉडी में, लेकिन वो नली ब्लॉक है और वो नली से बाहर नहीं आ रहे हैं. तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हम नीचे सुन करके टेस्टिस में से थोड़ा सा टिश्यू लेके या नीडल के थ्रू देख लेते हैं उसमें स्पर्म है कि नहीं. अगर उसमें स्पर्म मिल जाते हैं तो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ इक्सी के थ्रू बच्चा पैदा कराया जा सकता है. सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि टेस्टिस में भी स्पर्म है या नहीं. ठीक है. अच्छा मैम, नेक्स्ट है कि मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड है, क्या मैं आईवीएफ करवा सकती हूँ? यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो यस, आप आईवीएफ करवा सकते हो, लेकिन आपकी केस हिस्ट्री को देखने की जरूरत है.
फाइब्रॉइड एक बहुत ब्रॉड टर्म है, वो देखना पड़ेगा फाइब्रॉइड कितना बड़ा है और यूट्रस में कहाँ पे है। अगर छोटा सा भी फाइब्रॉइड और यूट्रस में अंदर की तरफ है, बच्चेदानी के अंदर आ रहा है, तो पहले उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यूट्रस से बाहर है फाइब्रॉइड ना, थोड़ा दूर है, तो वो कितना भी बड़ा फाइब्रॉइड, उसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। तो यस, आईवीएफ आपका हो सकता है। डिसीजन ये लेना होगा कि फाइब्रॉइड को निकालने की जरूरत है या नहीं, तो वो आपको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलकर राय लेनी होगी। Right. Can I exercise with my IVF treatment? Sorry? Can I exercise during my IVF treatment? Yes, you can exercise. We just tell कि थोड़ा लाइट रखिएगा, मतलब बहुत ज्यादा जर्क वाली मूवमेंट नहीं, जैसे जॉगिंग, रनिंग, डांसिंग, एरोबिक्स, इनको अवॉइड करना है, जुम्बा, इनको अवॉइड करना है। But you can continue to do your walk, you can continue to do treadmill, cross trainer, जो लाइटर एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हो। हम ये जो जर्क वाली एक्सरसाइजेज है उसको भी क्यों मना करते हैं आईवीएफ में? बिकॉज आईवीएफ में इंजेक्शन जब लगते हैं तो अंडेदानी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। कभी कभी अगर झटके लगते हैं तो वो अंडेदानी अपनी जगह पे घूम सकती है, जिसे ओवेरियन फंक्शन कहते हैं। जैसे हम, है ना, तो इसलिए बहुत जर्क वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल साधारण एक्सरसाइजेस आप डेफिनेटली कर सकते हैं। राइट। How can I increase my chance for successful IVF? Yes, this is also very right. Increasing your chances of success with IVF. इसमें पहले आप आईवीएफ के रिलेटेड कुछ चीजें आप करेंगे और फिर आप अपने आप क्या कर सकते हैं वो करेंगे। पहली चीज आपका ये सोचना कि आईवीएफ का डिसीजन सही है कि नहीं। ओके, तो एक दो राय लीजिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, खुद से थोड़ा अपने केस को समझिए। जैसे मैंने कहा, गूगल ज्ञान बहुत अवेलेबल है आजकल। आईवीएफ है कि नहीं, पहली बात ये डिसीजन लेने के बाद सपोज ये हो गया कि हाँ आईवीएफ तो करना ही पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन, कहाँ पे कराएं, विच क्लिनिक टू चूज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट द क्लिनिक वेयर यू आर गोइंग टू गेट योर आईवीएफ डन, बिकॉज ये बहुत टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट और बहुत डिपेंडेंट ट्रीटमेंट है। तो जिस भी क्लिनिक को आप चूज करें, तो क्लिनिक को चूज करने में थोड़ा सा टाइम लगाइए। आपको देखना होगा, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, वहां पे उनके इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है कि नहीं, लैब कैसी है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, और बाकी पेशेंट्स के रिव्यूज क्या है। ठीक है, ये नंबर 2 चीज हो गई कि आपने क्लिनिक चूज कर लिया। ओके, फिर आप अपने आप को डॉक्टर के ऊपर, ओके, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको बीमार नहीं पड़ना, आपको अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना, आपको मॉस्किटो से बचना है, आपको कोल्ड से बचना, ताकि आप आईवीएफ के दौरान बीमार नहीं पड़ जाओ। बिलीव मी, सो मेनी टाइम्स पेशेंट्स आते हैं, आईवीएफ चल रहा है, टाइफाइड हो गया, आईवीएफ चल रहा है और डेंगू हो गया। तो यू नो सारी चीजें बड़ी गड़बड़ सी हो जाती है उसमें। तो ये आप कर सकते हैं। नंबर 2, आपको अपना स्ट्रेस कम करना होगा, आपको बहुत कूल एंड काम रहना है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप चाहें तो साइकोथेरेपी की हेल्प लीजिए। आजकल हर क्लिनिक में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर होता है, जैसे हमारे क्लिनिक में तो काउंसलर है जो कि थर्ड पार्टी है। कोई भी स्ट्रेस में पेशेंट है तो उनको उनसे हम मिलते हैं ताकि उनके स्ट्रेस को, टेंशन को कम करने में मदद मिल सके। एंड स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा हेल्प करती है। जब कभी आप बहुत टेंशन में आओ तो थोड़ा सा भगवान जी के ऊपर छोड़ दो कि भगवान जी तू देख लेना, राइट? So that kind of calms you down. I really tell this to my patient कि आपने अब एक बार ओकली नेस्टिल दे दिया तो फिर नहीं सोचना है, ठीक है ना? एक बार आईवीएफ का डिसीजन ले लिया, आपने डॉक्टर चूज कर लिया, आपने क्लिनिक चूज कर लिया, फिर आप निश्चिंत रहिए और बस हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। राइट, ठीक है मैम। मैम, does IVF medicines make us fat? No, not at all. ये भी बहुत बड़ा मिथ है। वेट गेन, आपने क्या खाया exactly. और कितना आपने खर्च किया, इट इज अ प्योर मैथमेटिक्स। ओके, हम उसको एक एक्सक्यूज की तरह लेते हैं, हमारा तो आईवीएफ चल रहा है तो हम खूब खाएंगे पिएंगे और हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नेचुरली वेट गेन होगा, बट मेडिसिन की वजह नहीं होता। थोड़ा सा वाटर रिटेंशन हो सकता है जिसके लिए आपको अपना नमक थोड़ा सा कम रखना है। ठीक है मैम। Okay, what treatments are available if I'm not able to conceive?
सो इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीव, पहली बात 1 साल तक भी अगर कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना है। उसके बाद आपके टेस्ट होने चाहिए कि कमी कहाँ पे है। जो लोग भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से 100 पेशेंट्स, तो 40% पेशेंट में फीमेल की प्रॉब्लम निकलेगी, नलियां बंद है, यूट्यूब ठीक नहीं है, अंडे नहीं बन रहे, हार्मोन खराब है, राइट। एंड 40% पेशेंट में हस्बैंड की प्रॉब्लम निकलेगी, काउंट ठीक नहीं है, मोटिलिटी नहीं है, शुक्राणु अच्छे नहीं है, या आपस की सेक्सुअल रिलेशनशिप ठीक नहीं है ना। एंड देयर विल बी 15-20% पेशेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले होते हैं ना, सारी रिपोर्टें नॉर्मल होती है फिर भी बच्चा नहीं होता। तो पहले आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना है, फिर आपके टेस्ट होने हैं ये पता करने के लिए कि कमी कहाँ पर है। अगर कमी डिटेक्ट हो जाती है तो वेरी गुड, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है। अगर अनएक्सप्लेन मिलता है तो फिर हमें IUI या IVF की तरफ आगे बढ़ना है। ऑल सेड एंड डन, यू हैव टू मीट अ स्पेशलिस्ट। ये चीज ऐसे लाइव पे शायद इतना डिटेल में एक्सप्लेन करना संभव नहीं होगा, बट यू हैव टू मीट अ स्पेशलिस्ट। ठीक है मैम। अच्छा मैम, नेक्स्ट है कि इज फ्रीजिंग एग्स लेस इफेक्टिव देन फ्रेश एग्स फ्रॉम माय बॉडी? नो, अभी तो scientific studies have proven that freezing की टेक्नोलॉजी, एग फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी इज इक्वली गुड। तो अगर हम एग फ्रीज कर रहे हैं तो हमें अच्छी खासी सक्सेस रेट मिलती है। जैसे डोनर में एग फ्रीज किए जाते हैं, बहुत सक्सेस रेट मिलती है, या कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनके एग फ्रीज किए जाते हैं तो काफी सक्सेस मिलती है। ओके, तो ऐसा नहीं है, बट एग फ्रीज क्यों करने हैं? अगर आप ही के एग से IVF हो रहा है और ट्रीटमेंट के लिए हो रहा है तो एग क्यों फ्रीज करना है? फिर तो हमें एम्ब्रियो बनाना है, बेबी बनाना है ना। और कोई अगर एक्स्ट्रा बेबी हुए तो वो फ्रीज करने हैं। एग फ्रीजिंग केवल तब की जाती है जब पार्टनर डिसाइडेड नहीं है, जब अभी शादी नहीं हुई, राइट, तब की जो है। जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, किसी को कैंसर हो गया, एग फ्रीज करना है, या किसी की शादी लेट हो रही है, किसी वजह से शादी लेट हो रही है, 35 साल हो गए, 38 साल हो गए, हमें अभी दिख नहीं रहा कि कब शादी होगी, तब एग फ्रीज करते हैं। राइट। Okay, ma'am. I am a 43-year-old woman. What are my chances of successful IVF? Sorry? She's 43-year-old. She's asking what are my chances of successful IVF? So, देख 43 years पे अपने एग के साथ, अब मुझे आपका केस नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता आपके एग्स हैं या नहीं हैं। नंबर 2, आपका यूट्रस कैसा है नहीं पता। नंबर 3, आपके हस्बैंड के स्पर्म कैसे है नहीं पता, ठीक है। पर अगर मैं मोटा मोटा मान लूं कि सब कुछ ठीक है, ठीक है, एग भी है, यूट्रस भी है, हस्बैंड के स्पर्म भी ठीक है, तो भी 43 इयर्स पे अपने एग के साथ लाइव बर्थ के चांसेस 5% से ज्यादा नहीं है, 5 से 10% हार्डली। लेकिन वही अगर आप डोनर एग के करेंगे तो 70-80%। राइट, ठीक है मैम। आई थिंक क्वेश्चंस जो आए थे वो सारे हो गए हैं। And if anybody has any other questions, you can keep posting. I have few questions of mine, ma'am. Sure. Okay, ma'am, what are the success rates of your facility in terms of pregnancy and live births? So, touchwood, Dr. Amandeep, we are very happy with our results. You know, this is like almost touching 60-70%. It's not kind of boasting, but you know, we do try to take a lot of precautions. Patients को बहुत ध्यान से देखते हैं, जिसकी IVF करने की जरूरत है सिर्फ उसी का करते हैं। जब करते भी हैं तो एक एक चीज बहुत ध्यान से देखी जाती है, जल्दीबाजी में कभी IVF नहीं करते। लैब हमारी 24 आवर्स एक्रेडिटेड लैब है, इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, एम्ब्रियोलॉजी में हमारे यहाँ PhD भी चल रही है। And that's why we have been awarded as the best IVF center in North India by Economic Times in 2019, best IVF team and Hall of Fame best IVF specialist in 2019, and recently in 2023. So yeah, we are an academic center, हमारे यहाँ fellowship programs चलते हैं, so मतलब बहुत पढ़ लिख के बहुत सोच समझ के केस किए जाते हैं, बड़ा compassion के साथ हम लोग करते हैं। Right. So this answers my next question also, which was why should patients choose origin? Yeah, no. So okay. I will always tell the patient that you should do your research. You should definitely do your research. And जब हम IVF center choose करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है? हमें देखना है
वहां की नंबर 1 टीम कैसी है, डॉक्टर कैसे हैं, क्वालिफाइड है कि नहीं, उनसे बात करके वो एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं, आपसे एम्पैथी रखते हैं कि नहीं, लेकिन वो पता चलता है बॉडी लैंग्वेज से। ठीक, वहां की एम्ब्रियोलॉजी की टीम कैसी है, वही इन हाउस है कि नहीं। ये तो हुआ जब आप देखते हो कि कहाँ पे डिसाइड करें। दूसरा, उनकी सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, लैब कैसी है, इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, राइट। नंबर 3, कितने ट्रांसपेरेंट हैं, राइट, कितने ट्रांसपेरेंट करने की आपको एक एक चीज रिटन में लिख के कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन टू यू, है ना। एंड देन कितना डिटेल में आपको वो एक्सप्लेन करके समझाते हैं, करते हैं। इन सब चीजों को देख के आप डिसीजन लिए। प्लस थोड़े पेशेंट से रिव्यूज पढ़ने चाहिए, पूछने चाहिए। वहां कुछ आप वहां बैठो, क्लिनिक में 2-4 पेशेंटों से बात करो, आधा अंदाजा तो आपको उसी से लग जाएगा। ओके मैम, आई हैव सीन लाइक मेनी पेशेंट्स जो जैसे लाइक हमारे सेंटर पे भी आते हैं, 10 साल से उनको पता है कि कंसीव नहीं हो रहा, मल्टीपल सेंटर्स पे जाते हैं, एलोपैथी यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज करते हैं, एंड व्हाट कैन यू से टू दोज पेशेंट्स, और इतना वेट करने का क्या हार्म हो सकता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया डॉक्टर अमनदीप। बेसिकली देखिए, किसी भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, किसी भी निसंतानता का जब हम इलाज कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सक्सेस के लिए है लेडी की उम्र, फीमेल की उम्र जितनी कम होगी उतनी ज्यादा सक्सेस रेट हाई होगी। लेडी की जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमें सबको पता है एक लेडी एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है जो जन्म से डिसाइडेड है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अंडे कम हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो रही है। तो जैसे मैंने कहा था, कितनी बार ऐसा होता है इंडिकेशन है, पता है कि नलियां बंद है, पता है कि स्पर्म 0 है, करना ही है आईवीएफ, लेकिन आईवीएफ को हवा समझ के 10 साल निकाल दी। अब उस 10 साल में हुआ क्या कि लेडी की उम्र बढ़ गई, उन्होंने अपने चांसेस जो 70% घटा के खुद ही 40% कर लिए। तो इतना लंबा वेट नहीं होना चाहिए, 6-7 महीने के अंदर आर या पार होना चाहिए। अगर आईयूआई की जरूरत है तो 2-3 आईयूआई करे, नहीं हुआ तो आईवीएफ। तो यस, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लोग। ठीक है, थैंक यू मैम। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और पोस्ट में भी अभी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आया हुआ। सो थैंक you so much, and I have seen your team ma'am for past 1 year, and I have seen them counseling patients also. So like it's very like they do great job. मुझे तो उनको देख के उनके साथ बैठ के मजा आ जाता है मैम। नहीं, thank you so much. Thank you so much for actually inviting me and for giving me this lovely virtual experience. And yeah, you are most welcome to come any day to our center and have a visit. And yes, ma'am. Great, thank you. So we are having a free IVF fertility camp at Memorial Hospital on 26th March from 11 a.m. to 2 p.m. So yes, this Sunday. So anybody who have more doubts, आप प्लीज आ जाइए। किसी को कुछ भी IVF से रिलेटेड है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, फर्टिलिटी रिलेटेड है, यू आर मोस्ट वेलकम। एक अभी आपका लाइव क्वेश्चन आया हुआ है कि मैम खर्चा कितना आता है? हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आईवीएफ का, कॉस्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिकॉज जैसे मैंने कहा आईवीएफ में बाकी तो सब हुआ है, बहुत आसान इलाज है, लेकिन यस अभी तक हम उसकी कॉस्ट को कम नहीं कर पाए कोई भी, क्योंकि जो इंजेक्शन करते हैं लेडी को वो बहुत महंगे होते हैं, और जो आईवीएफ में सामान इस्तेमाल होता है, जो लैब के अंदर सामान इस्तेमाल होता है, डिस्पोजेबल, मीडिया, कंज्यूमेबल्स, ये सब बहुत महंगे होते हैं, तो इसलिए आईवीएफ थोड़ा कॉस्टली होता है। पर मोटा मोटा अगर मैं बताना चाहूँ, आईवीएफ 2 तरीके से किया जा सकता है। एक स्टैंडर्ड आईवीएफ करने का तरीका होता है जिसमें बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, लगभग 70-80 हजार रुपए के इंजेक्शन लगते हैं। वो आईवीएफ में लगभग 1.5-2 लाख खर्चा आता है ना, 1,40,000। एंड अगर हमने ICSI किया तो 1,60,000 के करीब। लेकिन कभी कभी हम बहुत बार माइल्ड आईवीएफ भी करते हैं जिसमें हम इंजेक्शन कम लगाते हैं, राइट। उसके बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, जब कोई आएगा तो वी कैन सी उसके लिए कौन सा वाला प्रोटोकॉल सूटेबल है। वो माइल्ड आईवीएफ 95,000 में हम लोग कर सकते हैं, राइट। अगर ICSI करना हुआ तो 1,15,000। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, अगर माइल्ड आईवीएफ करना है तो 1,00,000, और अगर स्टैंडर्ड आईवीएफ करना है तो 1.5-2 लाख के करीब का खर्चा इसमें आता है। ये मैं अपने सेंटर की बात कर रही हूँ, है ना। बाकी थोड़ा खर्चा हर सेंटर पे थोड़ा फर्क हो सकता है। ठीक है। एंड द वन थिंग लाइक आई रियली वांट टू पॉइंट आउट कि जो मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है, 0% EMI। हाँ, यस
So thanks to a lot of financial institutions, I should say this is thanks to the financial institutions जो मेडिकल लोन प्रोवाइड करते हैं, जो ये फैसिलिटी देते हैं, तो वो अगर मेडिकल लोन पेशेंट का अप्रूव हो जाता है तो वो EMI पेशेंट को नहीं देनी पड़ती, वो हमसे इंटरेस्ट थोड़ा लेते हैं, मतलब वो तो अपना कमा रहे हैं, 6% का इंटरेस्ट है जो हमारा क्लिनिक उनको पे करता है, सो दैट हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट थोड़ा आसान हो जाए। हाँ, इट्स बेनिफिट होता है मैम बहुत पेशेंट को भी लगता है कि चलो इट्स गुड है ना, यू गिवन सम लाइक थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके दो। इट डेफिनेटली हेल्प्स। आपके मनप्रीत बलविंदर जी पूछ रहे हैं कि मेडिसिन एक्स्ट्रा है? नो, ये मैंने आपको जो खर्चा बताया है मनप्रीत जी, ये मेडिसिन को इंक्लूड करके बताया है, और खर्चा कम इसीलिए हुआ है। माइल्ड IVF 95,000 में क्यों है? क्योंकि हम दवाइयां कम लगा रहे हैं, इंजेक्शन कम लगा रहे हैं। स्टैंडर्ड IVF 1.5-2 लाख का है जिसमें इंजेक्शन सब इंक्लूडेड है, और माइल्ड IVF में भी इंजेक्शन सब इंक्लूड करके मैंने आपको खर्चा बताया। ओके, IVF सक्सेस होते हैं मैम? किसी ने पूछा है, ये आंसर कर सकते हैं वैसे मैम? चमत्कार है आजकल, देवी का वरदान समझिए कि हम इस जमाने में जी रहे हैं। मैं बहुत बार पेशेंट्स को बताती हूँ कि वी एज अ होल दिस जनरेशन, हम जितने टेक्नोलॉजिकल बूम में जी रहे हैं, हम शायद वरदान हैं, राइट? मुझे अपने MD का जमाना याद है, आज से 20-25 साल पहले, जब हमारे पास, क्योंकि उस समय IVF की फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, राइट? गिन चुन के बॉम्बे में एक IVF सेंटर होता था और एक दिल्ली में होता था, बस कहीं अवेलेबल ही नहीं था IVF। हमारे पास सिवाय पेशेंट को हाथ जोड़ के क्षमा मांगने के और कोई उपाय नहीं होता था। हमें सिर्फ उनको ये बोलना पड़ता था कि सॉरी, आपको अडॉप्शन करना पड़ेगा, ठीक है? हम आज के जमाने में जी, जब हम बच्चा बाहर बना सकते हैं, हम डाल सकते हैं, एंड विद फैंटास्टिक सक्सेस रेट। ऑफ कोर्स आई विल से 100% सक्सेस रेट नहीं है, अभी भी भगवान जी ने बहुत चीजें अपने हाथ में रखी हुई, ठीक है? अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने बच्चा डाला तो लग ही जाएगा, बट कितने लोगों की जिंदगी IVF की वजह से बदल गई। मिलियंस ऑफ बेबीज नाउ हैव बीन बोर्न। ओके, तो यस, आपकी ब्रांचेस पूछ रहे हैं बलविंदर जी, आपकी ब्रांचेस मैम, आपकी ब्रांचेस पूछ रहे हैं क्या? सो मनप्रीत बलविंदर जी, हमारा पीतमपुरा में मेन IVF सेंटर है, इसके अलावा दिल्ली में हम 4 जगह और हैं, विकासपुरी, साउथ एक्स और द्वारिका में 2 जगह सेंटर है, ठीक है? बाकी आप कभी भी यस ओरिजिन IVF के नाम से अगर सर्च करेंगे आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, एंड यू कैन यस कॉन्टैक्ट, राइट? और कोई क्वेश्चन? मैम, मेरी शादी 5 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुए। आप जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को मिलिए, क्योंकि अगर 1 साल तक बच्चा नहीं ठहरता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, राइट? और 5 साल तो बहुत लंबा टाइम है, आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा इलाज कराने की जरूरत है, राइट? ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। यस, निशा is saying thank you, ma'am. Thank you so much, Dr. Mandeep. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was wonderful session, and thank you for taking time out of your busy schedule. My pleasure, always. Oh, yes. Okay, thank you. So, if anybody has any questions, they can post on later too. So, and you can meet us at Memorial Hospital, Sonipat on 26th March. Yes. Great. Okay. Thank you so much, ma'am. Okay. Bye, ma'am.